दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बिहेवियर का दूसरा पार्ट। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसके अंतर्गत हम बिहेवियर जो RS मेंस का एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, उसी क्रम में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। तो बात शुरू करते हैं इसको। तो सांवेगिक, भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि हमारा शुरुआती टॉपिक रहेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब सांवेगिक, भावनात्मक या फिर हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 1983 में क्या हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे। कौन? 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने, उनकी एक पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड्स। पुस्तक का नाम क्या? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पुस्तक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस पुस्तक में इन्होंने बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने? बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया। अब बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत तो दे दिया, तो इसमें इन्होंने क्या, दो प्रकार की बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि के रूप में माना। क्या? दो प्रकार की बुद्धि को इन्होंने क्या, संवेगात्मक बुद्धि के रूप में माना। पहली बुद्धि आती है अंतः व्यक्ति की अंतरावैयक्तिक बुद्धि। क्या? अंतः व्यक्ति की अंतरावैयक्तिक बुद्धि पहले माना, जिसे क्या कहते हैं हम, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें तो अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं, उद्देश्यों, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान रखते हुए, क्या कि इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जिसकी अपनी अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपनी अभिप्रेरणाएं होती हैं, किनसे हमें प्रेरणाएं मिलती है, हमारी क्या भावनाएं होती हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारे जीवन के क्या उद्देश्य हैं, हमारे कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, हमारी कौन कौन सी कमजोरियाँ होती हैं, इनके बारे में नॉलेज रखते हैं। तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। यदि व्यक्ति को यही पता नहीं है कि हम मेरे अंदर क्या योग्यता है, तो वह कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो पहले तो वह अपनी योग्यताओं के बारे में पता करेगा, फिर योग्यताओं के बारे में पता करेगा। जब उसे पता चल जाता है तो वह दूसरे काम भी कर सकता है। तो इस ज्ञान का व्यवहार में भी उपयोग करते हैं। इस बुद्धि की अधिकता जिसमें होती है, क्या इस बुद्धि की अधिकता वाले व्यक्ति क्या है, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और अपने जीवन के अर्थों को समझने के लिए जिज्ञासु होते हैं। तो जिन लोगों में इस प्रकार की बुद्धि होती है, ज़्यादा बुद्धि होती है, वो क्या करते हैं, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और अपने जीवन के अर्थों को समझने के लिए क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जैसे कौन होते हैं? हमारे दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक संत होते हैं। ये दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक का मतलब, जो पहले अंतरावैयक्तिक में तो क्या था, खुद के बारे में जानना था। अंतर्वैयक्तिक मतलब क्या है? दूसरे के बारे में जानना हमें, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। तो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता। क्या क्या व्यक्ति क्या होते हैं? दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति क्या है, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों का सही बोध करते हुए, क्या अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। जैसे हमारे क्या होता है, राजनेता, धार्मिक नेता क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनकी अभिप्रेरणा, उनकी उद्देश्य, उनकी भावनाओं और व्यवहारों का पता लगा लेते हैं। जब भी तो ये चुनाव लड़ते हैं। कई बार तो जो एग्जिट पोल आता है उसी में पता लग जाता है किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल में क्या होता है, दूसरे लोग होते हैं, उनकी अभिप्रेरणा, भावना, उद्देश्य, इन सब चीज़ों का पता लगा लेते हैं। पता लगते एक अंदाजा लग जाता है कि भैया ये वाला काम तो, सरकार तो बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, लोगों का क्या रुझान है। तो राजनेता, धार्मिक नेता क्या इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं सेलोवी और मेयर के अनुसार। किसके अनुसार? सेलोवी और मेयर के अनुसार क्या संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत क्या है। सेलोवी और मेयर के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या सिद्धांत है वो देखते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा सबसे पहले सेलोवी और मेयर ने दी थी। किसने? सेलोवी और मेयर ने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा दी थी। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? 1990 में लिखी थी उन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का एक लेख या पुस्तक लिखी थी। तो उसमें इन्होंने सबसे पहले बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर प्रॉपर बुक उन्होंने 1997 में लिखी थी। पुस्तक का नाम तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक लिखी। तो पहले तो 1990 में तो उन्होंने एक पर्चा लिखा, पर्चा मतलब एक लेख लिखा जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। और 1997 में उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक लिखी, मतलब व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। कब लिखी? 1997 में। तो सेलोवे और मेयर की बात करें तो सेलोवे मेयर क्या कहते हैं?
तो सेलोवे और मेयर के अनुसार क्या परिभाषा है? अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के प्रति समझ। क्या है? अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के प्रति समझ। तो इसमें क्या करना है? दोनों के बारे में पता करना है, खुद के बारे में पता करना है, और हमारे जो जस्ट सामने है दूसरे के बारे में पता करना है। तो क्या करना है? अपने बारे में और सामने वाला व्यक्ति है दोनों के व्यक्तियों के संवेगों की समझ होनी चाहिए कि अपनी क्या भावनाएं, अपनी क्या उद्देश्य, अपनी क्या इच्छाएं, और दूसरे की क्या भावनाएं, दूसरे की क्या इच्छाएं, दूसरे के क्या उद्देश्य। तो व्यक्ति को दोनों की समझ होनी चाहिए। फिर दूसरा काम करना, उसमें विभेदन करने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें विभेदन का मतलब दोनों में अंतर करने की योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप प्रशासक बन जाते हैं, प्रशासक का मतलब जैसे आप आईएएस आरएस कुछ ऐसे प्रशासक बन जाते हैं, तो वह बनने के बाद क्या है, आपको इतनी से समझ तो होनी चाहिए सामने वाला किस परेशानी में है, किस दुख में है, तभी तो आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो पहले तो एक दूसरे के संवेगों के प्रति समझ होनी चाहिए, फिर उसमें विभेदन करने की योग्यता भी होनी चाहिए। या अंतर करना, ये विभेदन करने की योग्यता होनी चाहिए। फिर आपके पास जितनी भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, मतलब उनसे पूछेंगे भैया बताओ तो सही क्या समस्या है। पहले तो आएगा रोता रोता आएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, आप आरएएस अधिकारी हैं या फिर आईएएस अधिकारी है, तो आपके सामने आएगा, तो पहले तो आप सोचेंगे कि भैया आप सब काम बंद करो, पहले तो आप रोना बंद करो। क्यों? फिर आप अपने इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भैया ये रो क्यों रहा है। तो अपना व्यवहार भी आप उसमें चेंज कर लेंगे, चाहे आपको कितनी भी खुशी हो, कितनी भी हंसी आ रही हो, कितना भी आपको प्रफुल्लित मन हो, लेकिन आपको क्या है, शांत होके रुआसे मन से आप उसमें इस तरह से बिहेव करेंगे कि हाँ, आपके दुख से मुझे भी दुख है। क्या? आपके दुख से मुझे भी दुख है। तो पहले तो आप संवेगों को समझ करेंगे, फिर उसमें विवेचन करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे भैया क्या समस्या है, मतलब आप सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सूचनाओं को प्रयास करेंगे कि भाई बताओ क्या क्या समस्या है। फिर वो बताएगा कि भैया मुझे ये समस्या है। फिर अपना दिमाग लगाएंगे, मतलब आप चिंतन करेंगे। क्या? चिंतन करेंगे कि भैया इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। फिर आपने सोचा इस समस्या का तो हम ये वाला समाधान करेंगे, और व्यवहार को निर्देशित करेंगे, मतलब अब आप उसका व्यवहार में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे उस चीज को, जिस समस्या को आप समाधान करने के लिए बैठे हो। तो यदि आप में इतनी सारी योग्यता है कि पहले तो खुद की समझ करो कि मैं किस मूड में हूँ, सामने वाला किस मूड में है, फिर दोनों को में अंतर करो, विभेदन करो, फिर जैसा मूड की जरूरत है वैसे मूड में लेके आओ, फिर सूचनाओं को प्राप्त करो, सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद सूचनाओं के आधार पर चिंतन करो, चिंतन करने के बाद आप अपना व्यवहार को नियमित या निर्देशित करो। तो यही हमारी क्या इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाती है। सेलोवी और मेहर भी यही कहते हैं कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के प्रति समझ, उनमें विभेदन की योग्यता, विभेदन करने की योग्यता, और जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनके अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहार को निर्देशित करने की जो योग्यता है, यही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाती है। अब इसे क्या कहा जाता है? पुम मॉडल कहते हैं, PUUM। तो इसमें 4 शब्द आते हैं, PUUM आते हैं। इसमें P का मतलब होता है विभेदन, जो हमने देखा था दोनों के बीच में विभेदन कर रहे हैं, तो वो विभेदन आएगा। परसीविंग। फिर आता है U का मतलब होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब भावनाओं की समझ, क्या करना है, भावनाओं की समझ। फिर आता है परसीविंग। फिर आता तीसरा यूज, क्या करना है, यूज करना है। और चौथा आता मैनेज, मैनेज का मतलब प्रबंध। तो भावनाओं की समझ या भावनाओं को समझना, विभेदन, उपयोग और प्रबंधन, तो ये 4 चीजें हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुम मॉडल कहते हैं, PUUM, मतलब परसीव, अंडरस्टैंड, यूज और मैनेज। तो इसको परसीव, यूज, अंडरस्टैंड और मैनेज 4 से माना जाता है। तो ये इसे क्या कहते हैं, पुम मॉडल कहते हैं। फिर आता है हमारा, ये तो हमने सेलोवे और मेयर का देख लिया। अब हम देखेंगे डेनियल गोलमैन का। किसका? डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत क्या है। तो डेनियल गोलमैन की बात करें तो 1995 में डेनियल गोलमैन ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। मतलब ये IQ से ज्यादा महत्व क्यों रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी का IQ, व्यक्ति का IQ ज्यादा होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी ज्यादा होनी चाहिए। कई बार तो क्या है, लोगों में बहस छिड़ जाती है। क्या? जो हमारे दार्शनिक होते हैं या प्रशासक होते हैं, इनमें क्या बहस छिड़ जाती है इस चीज को लेके कि प्रशासक के अंदर IQ ज्यादा होना चाहिए या फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह कई बार क्या है, दोनों के जो फैसले होते हैं उसमें भी इस चीज को झलकती है, मतलब ये चीज देखने को मिलती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। उन्होंने पुस्तक ही ली थी इसी बात को 1995 में। किसने? डेनियल गोलमैन ने। तो डेनियल गोलमैन ने क्या किया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक गुण नहीं माना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो वैसे होनी चाहिए, लेकिन ये कोई खास गुण नहीं है। ऐसा गुण नहीं है कि किसी खास व्यक्ति के पास ही होता है। ये किसी व्यक्ति के पास होता भी है, किसी के पास नहीं भी होता।
भाई कई होते हैं जो अपने आप को दूसरे के अनुसार बदल लेते हैं और कई नहीं भी बदल पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि जो नहीं बदल पाते वो जिंदगी में कभी भी बदल नहीं पाएंगे। क्या ऐसा तो है नहीं, वो कभी भी नहीं बदल पाएंगे। इस चीज को अर्जित भी किया जा सकता है, मतलब इस चीज को सीखा जा सकता है। भाई जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं है वो व्यक्ति इसको क्या है, सीख भी सकता है। क्या कर सकता है, सीख भी सकता है। तो डेनियल गोलमैन ने कहा कि किसी व्यक्ति की सफलता में जो बुद्धि लब्धि है, मतलब आईक्यू है, तो ये एल क्यू नहीं है, आई क्यू है, थोड़ा सा मिस हो गया है, क्या आई क्यू है, एल क्यू नहीं है। तो आई क्यू का योगदान केवल 20% होता है। पर किसी भी कोई भी व्यक्ति यदि सफल होता है, जिंदगी के अंदर सफल होता है, तो वो सफल होता है तो उसमें आईक्यू का योगदान तो केवल 20% होता है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योगदान 80% होता है। कि मतलब यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आईक्यू वाला, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है इसके बावजूद वो सफल हो जाए। सफल होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, ई आई होना चाहिए, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो सफल होने में हमारे जो आईक्यू है इसका योगदान तो केवल 20% होता है, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योगदान कितना होता है, 80% तक होता है। तो ये किसने कहा, हमारे डेनियल गोलमैन ने। और डेनियल गोलमैन ने एक और किताब लिखी, पुस्तक का नाम था व्हाट मेक्स लीडर, मतलब नेता कैसे बनते हैं या नेता कौन बनाता है। तो उसमें ये बताया कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता है, इसके 5 आयाम बताए कि यदि व्यक्ति के अंदर 5 तरह के आयाम है, आयाम का मतलब पहलू होते हैं, 5 तरह के पहलू होते हैं जो एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, नेता बनाते हैं। तो डेनियल गोलमैन की पुस्तक है व्हाट मेक्स लीडर, कि कौन सी चीज एक आदमी को नेता बनाती है। तो उसमें 5 आयाम बताए। 5 आयामों की बात करें, एक एक करके इन आयामों की बात करें। पहला आयाम आता आत्म जागरूकता। क्या आता है, पहला आता है आत्म जागरूकता, मतलब यदि व्यक्ति अंदर से खुद जागरूक है। तो इनको थोड़ा डिटेल से भी आगे पहला आता आत्म जागरूकता, दूसरा आता आत्म नियमन, तीसरा आत्म अभिप्रेरण, चौथा परानुभूति या समानुभूति, पांचवा आता सामाजिक कौशल या दक्षता। तो यदि व्यक्ति के अंदर ये 5 गुण होते हैं, 5 पहलुओं के प्रति अच्छी समझ होती है, तो व्यक्ति क्या होता है, नेता बन सकता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं पहलुओं को। पहला पहलू आता है हमारे कौन सा, आत्म जागरूकता। तो आत्म जागरूकता में व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, मन स्थिति। मन स्थिति का मतलब खुद के मन की स्थिति के बारे में पता हो, सामने वाला कोई बंदा आता है उसके मन की स्थिति के बारे में पता हो। तो पहली चीज तो ये चाहिए। दूसरी चीज भावना और अनुभूति, मतलब जो सामने वाला महसूस कर रहा है, कम से कम आपको ऐसा महसूस करना तो आना चाहिए कि जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, जैसे कोई हमारा सैनिक है, जवान है, वो शहीद हो जाता है, तो उस समय आपको किस तरह की भावनाएं रखनी है, किस तरह की अनुभूति रखनी है, तो आपके अंदर इतनी सी तो समझ होनी चाहिए। फिर होने चाहिए आपके कुछ मूल्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए जिनके प्रति क्या आप सजग रहें। आपके कुछ लक्ष्य होने चाहिए, आपका कोई एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन मतलब सोचने का नजरिया, जीवन जीने का नजरिया। तो आत्म जागरूकता में क्या क्या आता है, मन स्थिति, भावनाएं, अनुभूति, मूल्य, लक्ष्य और दर्शन। तो आत्म जागरूकता के पहलू होते हैं, ये वाली चीज व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। दूसरा होता है आत्मनियमन। दूसरा क्या होता है, आत्मनियमन, मतलब भावना को व्यक्त करना या नहीं करना। कौन सी जगह पे आपको इतना आत्मनियमन का मतलब खुद के अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि कौन सी जगह पे तो अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है और कौन सी जगह पे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करनी है। मतलब किस तरह की भावना किस जगह पे कैसे व्यक्त करनी है, इतना तो कंट्रोल होना चाहिए। यदि भावना व्यक्त करनी हो तो उसकी कितनी तीव्रता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी का आप एक आईएएस अधिकारी है मान लीजिए, और आपके सामने कोई छोटा कर्मचारी है वो गलती कर देता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको डांट तो पिलानी है उसे, इसके बारे में एहसास तो कराना कि उसने गलती किया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको डांट किस तीव्रता की पिलानी है, कि कहीं कहीं वह इस चीज को गलत, जो हम चाहते थे उस उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य से ना ले ले। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि भावना व्यक्त करनी है तो उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। और कई जगह तो आपको भावना व्यक्त करनी है या नहीं करनी, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। तो हम इस चीज को देख सकते हैं। फिर आता है आत्म अभिप्रेरण। क्या आता है, आत्म अभिप्रेरण। आत्म अभिप्रेरण की बात करें तो निराशा के क्षणों में स्वयं को अभिप्रेरित करना। क्यों, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप हमेशा अभिप्रेरित नहीं रह सकते। क्या, हमेशा अभिप्रेरित नहीं रह सकते। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, कि आप को कोई ना कोई इनर अंदर से कोई एक ऐसे अंदर से आनी चाहिए जैसे ऊर्जा की, कि हाँ हमें समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करना है। क्या, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करना है और कार्य करते रहना है। जब आपके अंदर से ये चीज नहीं आएगी तो एक समय के बाद आप क्या, ठंडे हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे,
ठंडे हो जाओगे कि भैया अपने से नहीं हो पाएगा, जो चल रहा है उसको चलने दो, हमें तो कोई दुनिया को नहीं सुधारना है, पूरी दुनिया को नहीं सुधारना। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो आत्म अभिप्रेरण मतलब सेल्फ, अंदर से आपको मोटिवेशन आता रहना चाहिए। फिर आता समान उद्देश्य वाले समूह में रहना। समान उद्देश्य वाले समूह में रहना आता है इसके अंदर। मतलब यदि आप जैसे मान लीजिए कि आईएएस लॉबी के हैं, आईएएस लॉबी का मतलब होता है, लॉबी का मतलब यही होता है समूह में रहना। यदि आप उसी तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो आपके अंदर उसी तरह की भावनाएं आने लग जाएगी। कुछ बातों को कागज पे लिख के फाड़ देना। क्या आत्म अभिप्रेरण के लिए क्या होता है, कुछ बातों को कागज पर लिख के फाड़ देना, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि खुद को मोटिवेट करने के लिए। क्या कि मुझे किन किन चीज़ों से परेशानी है। एक बार क्या डॉक्टर के पास जाते हैं एक व्यक्ति, वो कहते हैं मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। तो डॉक्टर उसे कागज़ देते हैं और ये कहते हैं आप इनमें कोई 10 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनसे आपको मज़ा नहीं आ रहा। वो कहते हैं मेरे को तो किसी से मज़ा नहीं आप लिखिए इसके अंदर कि 10 कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको मज़ा नहीं आ रहा। फिर दूसरा कागज़ देते हैं कि उसमें कि इसमें क्या लिखना है, कि इसमें ये लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मज़ा देती है। क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको मज़ा देती है। तो वो दोनों कागज़ लिख के दे देते हैं। फिर उसे कहते हैं कि ये पहला कागज़ था जिसमें आपने लिखा कि किन किन चीज़ों से आपको मज़ा नहीं आता, इस कागज़ को आप फाड़ दीजिए। क्या करना, इस कागज़ को फाड़ दीजिए, मतलब अपने जीवन से इसको निकाल के फेंक दीजिए। और दूसरा कागज़ था तो दूसरे कागज़ को कहा कि ये सारे काम आप करना शुरू कर दीजिए। तो उसे एहसास होता है कि उसे खुद को पता था कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन डॉक्टर ने केवल एक डायरेक्शन दिया, दिशा दिखाई कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे उसके अंदर क्या अभिप्रेरणा जागृत होती है। फिर आता दिनचर्या में स्वयं की रुचियों को शामिल करना। मतलब ऐसा नहीं है कि दिनचर्या, अपनी जो दिनचर्या होती है डेली रूटीन की, उसमें बोरिंग काम नहीं होने चाहिए। सारे सारे बीच बीच में जो आपका इंटरेस्ट हो वो कार्य भी शामिल होने चाहिए। तो तीसरा आता है हमारा आत्म अभिप्रेरण। चौथा आता है हमारा परानुभूति या समानुभूति। क्या परानुभूति या समानुभूति की बात करें तो इसमें आता है दूसरे व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है इसको सटीक रूप से जानना। क्या दूसरा व्यक्ति आपके सामने जो भी तकलीफ में है या खुशी में, कैसी भी स्थिति में है, तो आप उसके मन की स्थिति को सटीक रूप से जानो और आप भी वैसा ही महसूस करो जैसा वो सामने वाला महसूस कर रहा है। जब भी आप सही निर्णय ले सकते हो। यदि आपने वैसी स्थिति को महसूस नहीं किया है, क्या आपने ऐसी स्थिति को महसूस नहीं किया है, तो आपके निर्णयों में क्या होगा, पक्षपात जैसी भावनाएं आ सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने निर्णय आप लेंगे कैसे यदि आप वैसा महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे इस व्यक्ति की मन स्थिति को सटीक रूप से जानना और वैसा का वैसा ही महसूस करना इसके अंदर आता है। फिर आता हमारा सामाजिक कौशल या दक्षता। क्या सामाजिक कौशल या दक्षता की बात करें तो सामाजिक स्थितियों में बुद्धि का प्रयोग किया जाए। मतलब जब बाहर कहते हैं ना कि इस आदमी में तो उठ बैठ की समझ ही नहीं है, क्या इस व्यक्ति में तो उठ बैठ की समझ ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि सामाजिक स्थितियाँ आती है, दो आदमी मिलते हैं तो उसे न तो बोलने की सौदी है, सौदी के मीन्स समझ है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ किस तरह की बातें करनी चाहिए, किससे कौन सी बातें नहीं करनी है। तो ऐसी दक्षता होनी चाहिए। तो हमने ये बताया कि 5 दक्षताएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 दक्षताएं के लिए बताए थे डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन की पुस्तक है व्हाट मेक्स लीडर। तो इस पुस्तक में उसने 5 आयाम बताए। तो वो आयाम यदि व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वह लीडर बन सकता है। मतलब कौन से आयाम है? आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, आत्म अभिप्रेरण, परानुभूति, समानुभूति, सामाजिक कौशल या दक्षता। तो हमने इस चीज को देख लिया। अब बात करें केवी पेट्राइट के अनुसार। क्या केवी पेट्राइट के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि या फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी का क्या सिद्धांत है उसके बारे में बात करें तो केवी पेट्राइट क्या इसे गुण मॉडल मानते हैं, ट्रेट थ्योरी मानते हैं। क्या जो केवी पेट्राइट ने जो थ्योरी दी है इसे हम क्या बोलते हैं, गुण मॉडल या ट्रेट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसे देखते हैं केवी पेट्राइट की ट्रेट थ्योरी। नाम में पेट्राइट ट्रेट, तो आप ट्रेट से याद कर सकते हैं, ट्रेट या फिर पेट्राइट। तो इसे गुण भी कहते हैं। तो हम देखते हैं इनके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक तरह का गुण है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ही वो चीज़ होती है या फिर उसके साथ नहीं होती है, दो ही चीज़ होती है, लेकिन इसे सीखा नहीं जा सकता। ट्रेट का मतलब क्या होता है कि हमारे गुणसूत्रों में ही चीज़ होती है। क्या होती है? गुणों में या गुणसूत्रों में ये चीज़ होती है, बाद में इस चीज़ को सीखा नहीं जा सकता। और ये क्या गुण जन्मजात होता है। जबकि डैनियल गोलमैन इसे नहीं मानते, इसे वो कहते हैं ऐसा नहीं, जन्मजात नहीं होता है ये इसे क्या है, सीखा जा सकता है। लेकिन केवी पेट्राइट तो मानते हैं कि इसे सीखा जा सकता है। तो इस तरह हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता को देख लिया। अब बात करते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की। जितने भी हमने दार्शनिक देखे या जो
जो क्या कहते हैं, जो हमारे दार्शनिक थे या फिर जो विशेषज्ञ थे इनके, तो उन्होंने जो जो बताई उनके आधार पर हम क्या है, जो संवेगात्मक या जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इसकी क्या विशेषताएं सामने निकल के आती है, उनके बारे में बात करें। पहली विशेषता आती है अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। ये तो प्रायोरिटी की बात होती है। संवेगात्मक बुद्धि के अंदर एक चीज, तो पहली प्रायोरिटी की चीज होती है अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना, समझना और उनके प्रति क्या, संवेदनशील होना। दूसरा काम आता है दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को, क्या, दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को, उनके शारीरिक हाव भाव, भाषा, बोलने का अंदाज आदि के द्वारा जानना और उनके प्रति संवेदनशील होना। तो दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनके शारीरिक हाव भाव, भाषा और बोलने का जिस तरीका होता है उनके द्वारा जानना। क्योंकि ऐसे तो जान नहीं सकते, लेकिन किस तरह से बोल रहा है, किस तरह का उसका हाव भाव है, कैसी भाषा में बोल रहा है, उसके द्वारा जानना और फिर उसके प्रति क्या, संवेदनशील होना। क्योंकि यदि आप संवेदनशील नहीं होंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तीसरा आता है हमारा अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना। जैसा आप सोचते हैं आपको व्यवहार भी वैसा ही करना है। मतलब अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना, ताकि समस्या समाधान और निर्णय में उन्हें ध्यान में रखा जा सके। ताकि क्या, समस्या समाधान और निर्णय में क्या करें, उन्हें ध्यान में रखा जा सके। चौथा आता है अपने संवेगों की प्रकृति, तीव्रता और उसके परिणामों को से अवगत होना। क्या, अपने संवेगों की प्रकृति, तीव्रता और उसके परिणामों से अवगत होना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरह का व्यवहार करूंगा, इस तरह के डिसीजन लूंगा तो इस डिसीजन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उससे अवगत होना चाहिए आप। फिर आता अपने संवेगों का नियमन, कंट्रोल करो अपने जो संवेग है, आपकी भावनाएं, उनको कंट्रोल करो, फिर उनको रेगुलेट करो, मतलब प्रबंधन करो, मैनेज करो, ताकि इस व्यवहार में सामंजस्य स्थापित हो सके। तो इस तरह हमने देखा संवेगात्मक भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विशेषताएं क्या क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं। अपनी भावनाओं एवं संवेगों को जानना, समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनके शारीरिक हाव भाव, भाषा, बोलने का अंदाज आदि के द्वारा जानना और उनके प्रति संवेदनशील होना। अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना, ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय में उन्हें ध्यान में रखा जा सके। अपने संवेगों की प्रकृति, तीव्रता और उसके परिणामों से अवगत होना। अपने संवेगों का नियमन, प्रबंधन करना, ताकि व्यवहार में सामंजस्य स्थापित हो सके। तो इस तरह आज हमने क्या, संवेगात्मक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि की मत्ता के बारे में काफी कुछ देखने की कोशिश की। अब अगला टॉपिक आता है हमारे सामाजिक बुद्धि। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे, सामाजिक बुद्धि आता है। तो सामाजिक बुद्धि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है सोशल इंटेलिजेंस। क्या होता है सामाजिक बुद्धि का मतलब, क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस। एक मिनट, मैं आपको एक मिनट, तो बात करते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता के बारे में, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। तो सोशल इंटेलिजेंस क्या है वो देख लेते हैं। जटिल सामाजिक संबंधों, सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने और उनके अनुरूप सटीक प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो सामाजिक बुद्धि किसे कहेंगे, जटिल सामाजिक संबंध होते हैं हमारे, जो क्या है, जटिल सामाजिक संबंधों, सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने और उनके अनुरूप सटीक प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता होती है उसे हम सामाजिक बुद्धि कहेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था कैसी भी हो, चाहे और समाजों के मुकाबले हमारी सामाजिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है या फिर समृद्ध हो सकती है, तार्किक हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान रखना। या फिर देखें, जैसे आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं, RS ऑफिसर बन जाते हैं, तो उसके बाद
जैसे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि यार ये कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये कैसे क्या है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको उनकी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसके प्रति सम्मान रखना है। फिर वहां आपसे चाहे गंदे लोग रहते हो, गंदे मतलब नहाए नहीं है 4 दिन से, या फिर कहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो वैसा इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने से जो बड़े होंगे, अपने से बड़ों, छोटों और वंचित, तीनों के प्रति प्रतिबद्धता रखनी है, अर्थात उनको अपना हक दिलाना है। दूसरे व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना है। जो आपसे कहेंगे, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो आपसे छोटे लोग हो, छोटे का मतलब उम्र में भी छोटे हो सकते हैं, पद में भी छोटे होते हैं, कद में भी छोटे हो सकते हैं, किसी भी तरह से छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? उनके विचारों का सम्मान करना है। और दूसरों की चिंता करने की जो योग्यता होती है, अर्थात आपको आपका काम कैसे करना है कि दूसरों की चिंता करे, इसी तरह से करना है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। तो सामाजिक बुद्धि में क्या है? जटिल सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने, उसी के अनुरूप सटीक प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता होती है, उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। और इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों, छोटों और वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरे व्यक्तियों के विचारों का सम्मान और दूसरों की जो चिंता करने की जो योग्यता होती है, ये इसमें शामिल होती है। जैसे बात करें, उदाहरण के रूप में सामाजिक बुद्धि की बात कर रहे थे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? जिसके पास सामाजिक बुद्धि होती है वह क्या करता है? समूह में कार्य कर सकता है आराम से। क्या इससे क्या होता है? आपके समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। क्या होता है आपके अंदर? समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। संबंधों में समस्या आती है, यदि किसी के व्यक्ति के संबंधों में समस्या आती है, तो संबंधों में समस्या आने पर संबंध समाप्ति के स्थान पर सकारात्मक समाधान खोजना। यदि बेहतर आप IAS या RS ऑफिसर बनते हैं, तो आपके अंदर ये वाली योग्यता होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति से यदि आपके विचार नहीं मिलते हैं, या सामने वाले व्यक्ति से आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है आपके संबंधों में समस्या आ रही है। क्या आ रही है? आपके संबंधों में समस्या आ रही है। तो संबंधों में समस्या आने पर संबंध समाप्ति के स्थान पर सकारात्मक समाधान खोजना। तीसरा, किसी व्यक्ति को उसके कार्य का उचित फीडबैक देना। क्या किसी व्यक्ति को उसके कार्य का उचित फीडबैक देना। यदि कोई बेहतर कार्य कर रहा है तो उसको शाबाशी दो। क्या? कोई बेहतर कार्य कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, और यदि वो बेहतर कार्य नहीं कर रहा है तो उसको डांटो, तो उसको उचित फीडबैक दो। तो ये तभी आ सकता है आपके अंदर जब आपके अंदर क्या हो? सामाजिक बुद्धि हो। अब कॉर्ले अल्बर्ट क्या कहते हैं? कॉर्ले अल्बर्ट सामाजिक बुद्धि के लिए कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं उसके बारे में देखें। तो कॉर्ले अल्बर्ट के द्वारा सामाजिक बुद्धि सिद्धांत क्या है वो देखे थे। तो कॉर्ले अल्बर्ट ने सामाजिक बुद्धि के लिए स्पेस मॉडल दिया। क्या दिया? स्पेस मॉडल दिया। स्पेस में SPACE मॉडल दिया। एस का मतलब होता है सोशल अवेयरनेस। एस का मतलब हो गया था सोशल अवेयरनेस, मतलब परिस्थिति जन्य या सामाजिक जागरूकता। क्या? परिस्थिति जन्य या सामाजिक जागरूकता। पी का मतलब होता है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति। ए का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी। क्या? ए का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता। सी का मतलब होता है क्लैरिटी। सी का मतलब क्या है? क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। ई का मतलब होता है एम्पैथी, मतलब परानुभूति। तो इस तरह से हम देख लेते हैं स्पेस मॉडल की। तो एस का मतलब होता है सोशल अवेयरनेस, मतलब परिस्थिति जन्य या सामाजिक जागरूकता। पी का मतलब प्रेजेंस, मतलब उपस्थिति। ए का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता। सी का मतलब क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। ई का मतलब होता है एम्पैथी, मतलब परानुभूति। मतलब कॉल्बर्ट अल्बर्ट ने सामाजिक बुद्धि के लिए स्पेस मॉडल दिया। तो यदि व्यक्ति के अंदर पांचों चीजें, मतलब अब आपको थोड़ा मतलब से बता देते हैं हिंदी अर्थ में इसको। पहला आना चाहिए सोशल अवेयरनेस, मतलब उठ बैठ की क्षमता होनी चाहिए। उठ बैठ की क्षमता मतलब समाज में जाने के बाद उसको पता होना चाहिए किस तरह का व्यवहार करना है, और ये भी पता होना चाहिए समाज में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठ के गए, जैसे आप IAS ऑफिसर है और सीधे समाज में गए और आपको वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के क्या क्या चलता है क्या नहीं चलता, इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं है। समझ नहीं है तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये समझ होनी चाहिए। दूसरा, उपस्थिति। कई बार क्या है, बातों ही बातों में नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें कागजों में नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाना भी चाहिए। जैसे आप जिन लोगों के लिए आप नीति निर्माण कर रहे हैं, जिन चीज़ों का भला आप सोचते हैं, उनका भला बाद में सोचिए, पहले आप उनके बीच में जाइए, उनको महसूस कीजिए कि किस तरह का वो व्यवहार करते हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बाद आप नीति निर्माण कीजिए, तभी आपकी बढ़िया नीति निर्माण होगा। तीसरा, प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि जो भी बात आपने सुनी है, जब तक आप खुद उसको प्रूफ नहीं कर लेते, प्रूफ का मतलब अपने आप को महसूस नहीं करते कि हाँ ये बातें सही है, तब तक आप उसको सही नहीं माने। मतलब ऑथेंटिसिटी देखिए हर बात की। जैसे होता है ना कि क्या जनता को ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई, तो आपको तो कहेंगे नीचे वाले कि हाँ हाँ करा दी गई, नहीं नहीं
लेकिन आपको इस चीज़ से मानना नहीं है जब तक आप इसके प्रूफ नहीं देख लेते, मतलब कौन कौन से कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है। कई बार तो आपको खुद जाकर भी पूछ लेना चाहिए कि आपको ये सुविधा मिली या नहीं मिली। तो इस तरह से ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। फिर क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब आपकी हर बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके नीचे वाले जितने भी कर्मचारी होंगे उनकी भी हर बात के अंदर क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए। फिर था एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब परानुभूति। परानुभूति का मतलब होता है कि आपका तथा आपके जो कर्मचारी है उनके पास इतनी सी तो इमोशनल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला बंदा किस तरह के माहौल में किस तरह के चीज़ें महसूस करता है, तो इतनी सी योग्यता तो उनके अंदर होनी चाहिए। तभी वह है ना समाज के अंदर ठीक तरह से कार्य कर पाएगा। तो सोशल अवेयरनेस, प्रेजेंस, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी और एम्पैथी, पांचों चीज़ें होनी चाहिए सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत में, किसके अनुसार, कॉर्ले अल्बर्ट के अनुसार। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक बुद्धि या कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में। किसके बारे में, कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक तत्व जो हमारी संस्कृति के अंदर समाये रहते हैं, जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, हमारी अभिवृत्तियाँ होती हैं। क्या क्या हमारे रीति रिवाज, विश्वास, अभिवृत्तियाँ, इनके अनुरूप किसी व्यक्ति की जो बुद्धि का ढलना क्या कहलाता है, सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है। कि कई बार क्या होते हैं, कई व्यक्ति कैसे होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किस तरह से पूजा करनी है। आपको कई बार तो लेक्चर ही दे देंगे कि किस चीज़ के लिए, कि भैया दीपावली की पूजा इस तरह नहीं इस तरह की जाती है, क्या दीपावली की पूजा इस तरह नहीं इस तरह की जाती है। तो कई बार तो पूरा पूरा आपको लेक्चर ही दे देंगे। तो इसमें फिर आप सोचेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो इसमें ये बड़ी बात है कि हर कोई नहीं दे सकता ये, क्या ये चीज़ हर कोई नहीं दे सकता है। मतलब जो सांस्कृतिक बुद्धि है उसके अंदर हर कोई नहीं डल सकता है। कई तो क्या इग्नोर ही कर देते हैं कि भैया कि हमें नहीं पता कि यहाँ कौन सी चीज़ कैसे चलती है। लेकिन कई क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कितनी बार परिक्रमा करनी है, कितनी अगरबत्ती जलाई जाती है, किस दिशा में होनी चाहिए, मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, कौन सा मंत्र कब बोलना है। तो इन चीज़ों के प्रति क्या होती है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं कि व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। भाई किस संस्कृति के अंदर रहता है, उसके दोस्त कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं, जो जिनके साथ उठता बैठता वो कैसे हैं, स्कूल जाते तो स्कूल में बच्चे कैसे आते हैं, कैसे सांस्कृतिक पारिवारिक माहौल से उठकर वह बड़ा हुआ है। तो गारंटेड ये बात होती है उसकी बुद्धि भी वैसे ही विकसित होगी। क्या होगी, उसकी बुद्धि भी वैसे ही विकसित होगी। जैसे कोई कैंप के अंदर रहता है, जैसे कोई हमारे शरणार्थी कैंप होते हैं, शरणार्थी कैंपों के अंदर जो बच्चे रहते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होंगे तो आप सोच सकते हैं उनके कोई बच्चे इतने ज़्यादा तीव्र नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनको माहौल ही वैसा ही मिला है, उनको सांस्कृतिक माहौल ही वैसा मिला है, जिसके कारण वो क्या है, उनमें अधिकांश बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। और दूसरे यदि जिनको अच्छा पारिवारिक माहौल, सांस्कृतिक माहौल मिलता है तो उसमें चांस ये होते हैं कि वो आपराधिक गतिविधियां ना करें या नहीं करेंगे, उनके चांस अधिक होते हैं। ऐसा अपवाद तो सभी जगह होते हैं लेकिन चांस यही होते हैं। इसीलिए हमारी सांस्कृतिक बुद्धि मायने रखती है, क्योंकि स्टर्नबर्ग भी ये कहते हैं कि व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है, अर्थात बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। लेकिन वाइगोट्स्की इससे अलग कहते हैं। वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, प्राथमिक मानसिक क्रियाएं, क्या प्राथमिक मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं। जैसे वाइगोट्स्की मानते हैं कि व्यक्ति की कुछ क्रियाएं होती हैं। पहली क्रियाएं होती है प्राथमिक मानसिक क्रियाएं, जैसे बच्चे का रोना एक सर्वव्यापी बुद्धि होती है। मतलब बच्चे रोते हैं, उनको तो भूख लगती है तो रोएंगे, चाहे वो भारत के रोएं चाहे अमेरिका के रोएं। तो ऐसा तो है नहीं इंग्लिश में रोता है हिंदी में रोता है, रोने वाला बच्चा केवल रोता है। इसीलिए इसे सर्वव्यापी बुद्धि कहते हैं, क्योंकि बच्चों एक ही बुद्धि लगाते हैं, भूख लगी तो रो, तो इसमें अनोखी बुद्धि नहीं है, तो इसे सर्वव्यापी बुद्धि कहेंगे। दूसरी उच्च मानसिक क्रियाएं होती हैं कि जैसे भैया धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो किसी के पास गणितीय चिंतन, सम्मान, संस्कृति, ये सारी सारी जो उच्च मानसिक क्रियाएं होती है तो ये बढ़ने लगती है। तो इसका प्रतिफल क्या होता है, संस्कृति होती है। धीरे 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 जैसे जिस समाज के अंदर जिन चीज़ों, जैसे मान लीजिए कि जैसे नोबेल पुरस्कार होते हैं, तो नोबेल पुरस्कार को जब घोषणा होती है तो हम ये मानते हैं कि अमेरिका से कोई न कोई व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जिसको नोबेल पुरस्कार मिले। वाह, जबकि हो सकता है भारत कई साल ऐसे हो जाते निकल जाते जिसमें कोई नोबेल पुरस्कार ना मिले। कई बार तो पूरे पूरे एशिया में कोई व्यक्ति ना निकले तो ना निकले कि जिसको नोबेल पुरस्कार मिले। अब इसका कारण क्या है, जबकि यूरोप से एक भी साल ऐसा नहीं होता जिसमें यूरोप से नोबेल पुरस्कार ना मिले, ऐसा होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण यही है
कि प्राथमिक मानसिक क्रियाएं तो पूरी दुनिया में सेम चलती है, लेकिन जो उच्च मानसिक क्रियाएं होती है ये किसी किसी एरिया के अंदर ही सही सही चलती है। तो हम चाहते हैं, तभी तो वो क्या होती है, संस्कृति का प्रतिफल होती है कि वहाँ की जो संस्कृति होती है वहीं से पता चलती है कि जैसे किसी एरिया में चिंतक होते हैं, जैसे भारत के अंदर चिंतक ज़्यादा है, क्या चिंतक ज़्यादा है, जैसे हमारे ओशो है और भी हमारे जो दार्शनिक है, तो हमारे यहाँ दार्शनिक की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम इसी नज़रिए से मतलब अध्यात्म की तरफ सोचते हैं। जबकि हमारे अमेरिका या यूरोप या पश्चिमी देश है, वहाँ पे गणितीय, वैज्ञानिक, तर्कवाद, इस तरह की संस्कृति का परिणाम क्या होता है कि वहाँ तर्कवाद, बुद्धिवाद, अध्यात्म, वो क्या कहते हैं, वैज्ञानिकवाद, इस तरह की चीज़ें पनपती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति ही वैसी है। तो संस्कृति के प्रतिफल होते हैं ये सब चीज़ें। तो ये कौन मानते हैं? ये हमारे वाइगोट्स्की मानते हैं। तो वाइगोट्स्की की बात तो हमने कर ली। अब इसी आधार पे वाइगोट्स्की कहते हैं कि देश दो तरह के, एक तो हमारे पश्चिमी देश होते हैं, एक हमारे गैर पश्चिमी देश होते हैं। अब इनकी क्या संस्कृति के आधार पर सांस्कृतिक बुद्धि है किस तरह से अलग होती है। पश्चिमी देशों की बात करें, पश्चिमी देशों में क्या होता है, व्यक्ति में विश्लेषण करने, अच्छा निष्पादन करने, लक्ष्य उन्मुख होने, उपलब्धि उन्मुख होने, तार्किकता, इन सब पे बल दिया जाता है। बच्चे होते हैं, बच्चों पे क्या है, इन चीज़ों पे बल देते हैं कि बच्चे इन चीज़ों को सीखें। बच्चे किन चीज़ों को सीखे कि व्यक्ति में विश्लेषण करना आना चाहिए, अच्छा निष्पादन करना मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे, लक्ष्य उन्मुख होना क्योंकि टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट को पूरा करना, उपलब्धि उन्मुख होने, तार्किकता, इन सब पे बल दिया जाता है कि बच्चे के अंदर ये सारे गुण विकसित हो। और ये व्यक्तिपरक उपलब्धता पर बल देते हैं कि बच्चे एसेट होते हैं। बच्चे का मतलब क्या होता है, जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ तो लोग ही कम होते हैं पहली बात तो, और वहाँ लोग कम होते हैं, इसलिए वो सारे सारे लोग क्या होते हैं, एसेट होते हैं, मानव संसाधन। वो कहते हैं मानव संसाधन। तो मानव भी एक तरह का संसाधन होता है यदि उसको ठीक तरह से काम में लिया जाए तो उसके लिए काम में लेते हैं इन चीज़ों को। तो वहाँ मानव संसाधन माना जाता है एक तरह से ये। तो वहाँ व्यक्तिपरक उपलब्धता पर बल देते हैं। फिर इसे तकनीकी बुद्धि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को टेक्निकल रूप से क्या करते हैं, तैयार किया जाता है। लोगों को टेक्निकल रूप से हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे टेक्निकल जितनी भी चीज़ें होती है उनमें ग्रोथ ज़्यादा ही रहती है। जैसे गूगल है, टेस्ला है, स्पेस एक्स है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ, टेक्निकल कंपनियाँ, तो वो क्या है, हमारे पश्चिमी देशों की ही देन है। अब गैर पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ सामाजिक संबंधों को बनाने पर भी को भी क्या कौशल का गुण माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल किताबी ज्ञान होना चाहिए या फिर जो हमारे ये जो टेक्निकल नॉलेज होती है यही होनी चाहिए, बल्कि हमारे पश्चिमी देशों में तो ये मानते हैं कि ये तो होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या है, सामाजिक संबंधों को बनाने की क्षमता भी उनके अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं होगा। डैनियल गोलमैन ने भी तो यही माना है कि एक व्यक्ति सफल होता है तो सफल होने के लिए 20% IQ की जरूरत पड़ती है, 80% EI की जरूरत पड़ती है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। गैर पश्चिमी देश क्या है, सामूहिक उपलब्धता पर बल देते हैं। क्या सामूहिक उपलब्धता पर बल देते हैं कि केवल एक आदमी बढ़े उससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बढ़ना क्या चाहिए, पूरा समाज बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। जबकि हमारे पश्चिमी देश क्या सोचते हैं, एक एक आदमी भी बढ़ता है ना तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे इंडिविजुअल लोगों के नाम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, समाकलित बुद्धि के बारे में। किसके बारे में? समाकलित बुद्धि के बारे में बातचीत करते हैं। समाकलित बुद्धि के बारे में बात करें तो भारतीय परंपरा क्या, सामाजिक और वैश्विक पर्यावरण से जुड़ाव पर बल देती है। भारतीय परंपरा क्या कहती है कि हम समाज से भी जुड़े और विश्व से भी जुड़े। तो भारतीय परंपरा सामाजिक और वैश्विक पर्यावरण से जुड़ाव पर बल देती है। भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि भी कहा गया है, जिसमें क्या समाज और वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने के जो संप्रत्यय है या अवधारणा, इनको रेखांकित किया गया है। तो इसको दोबारा देख देते हैं आपके लिए। क्या है, भारतीय परंपरा में बुद्धि को क्या समाकलित बुद्धि कहा जाता है। ये तो वैसे परीक्षा में आएगा तो आपको बताना है, जिसमें क्या समाज और वैश्विक पर्यावरण में समायोजन होना चाहिए कि हमारा तो समाज है, भारतीय समाज है, उसका और वैश्विक पर्यावरण दोनों में समायोजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अलग भाग रहे, दुनिया अलग भाग रही है। हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस सा बनाना है कि हमें हमारी संस्कृति का भी बचाव करना है और आगे भी बढ़ते जाना है, दुनिया जैसे आगे बढ़ रही उसी तरह से।
तो समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करना है। अब इसके लिए जो संप्रत्यय आता है, अवधारणा आता है, तो वो हमारी समाकलित बुद्धि होती है। अब समाकलित बुद्धि में कौन कौन सी क्षमताएं होती है वो बात करते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। पहली क्षमता होती है हमारी संज्ञानात्मक क्षमता। कौन सी क्षमता होती है? संज्ञानात्मक क्षमता मतलब कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। पहली क्षमता कौन सी होती है? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। तो सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, तो इस तरह की योग्यता होनी चाहिए हमारे संज्ञानात्मक की, कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, इस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत। फिर बात करें हमारे पास सामाजिक क्षमता होनी चाहिए, मतलब सोशल कॉम्पिटेंस की बात करें। किसकी बात करें? सोशल कॉम्पिटेंस की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था तथा नियमों के प्रति सम्मान। क्या? सामाजिक व्यवस्था तथा नियमों के प्रति सम्मान होना चाहिए। सामाजिक समरसता, सामाजिक चिंतन। क्या? सामाजिक समरसता, सामाजिक चिंतन होना चाहिए। तो सामाजिक क्षमता भी हमारे के अंदर होनी चाहिए। यदि भारत समाज में रहोगे तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ बात करें तो हम सामयिक क्षमता मतलब इमोशनल कॉम्पिटेंस। क्या? इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात करें या सामयिक क्षमता की बात करें तो संवेग, परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता, अच्छा आचरण। क्या क्या? संवेग, परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता और अच्छा आचरण। तो ये हमारे किसके अंदर गिनती आती है? सामयिक क्षमता या इमोशनल कॉम्पिटेंस के अंदर आती है। ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए समाज में रहना। तो फिर एक आता उद्यमी क्षमता, अतः एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। मतलब इसमें हमारे क्या होना चाहिए? प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम दोबारा से देख लेते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा समाकलित बुद्धि है, समाकलित बुद्धि में कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए भारतीय परंपरा के अनुसार व्यक्ति के अंदर या प्रशासक के अंदर। प्रशासक के अंदर होनी चाहिए हमारी संज्ञानात्मक क्षमता, कोग्निटिव कॉम्पिटेंस, सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस, सामयिक क्षमता मतलब इमोशनल कॉम्पिटेंस, और उद्यमी क्षमता मतलब एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। हम ये तो मानते हैं कि जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभौमतु सुखिन है, या वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभौमतु सुखिन की जो भारतीय परंपरा का हिस्सा है, ये तो आपको पता ही होगा। इसी से हम मान सकते हैं जो हमारी समाकलित बुद्धि है, जो वैश्विक पर्यावरण है उससे समायोजन के लिए हमेशा से तैयार रहती है। और जो भी आज से नहीं, सदियों से ये हम क्या है, सदियों से ही करते आ रहे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस आर आइडेंटिफाइड एज फैक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। मतलब भारतीय परंपरा में बुद्धि के जो पक्ष पहलू के रूप में पहने गए क्षमता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहलू के रूप में जो पहचानी गई क्षमताओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये प्रकार हमने देख ली थी। ये जस्ट अभी जो परीक्षा लगी थी 2024 की RS मेंस की, उसमें प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। फिर बात करें एक थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत। क्या? थॉर्नडाइक का एक बुद्धि सिद्धांत है, उसके बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक के अनुसार, क्या? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक की भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं थॉर्नडाइक को नाराज नहीं करेंगे भैया। थॉर्नडाइक की क्या बात है? वो कहते हैं बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 ही है। पहली होती है हमारी अमूर्त बुद्धि, जैसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि का मतलब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना। जैसे आपको मशीन चलानी आती है, हाँ आती है। गाड़ी चलानी आती है, हाँ आती है। मिक्सी चलानी आती है, आती है। कंप्यूटर चलाना आता है, आता है। कैसे आता है? क्योंकि आपके अंदर क्या है? अमूर्त बुद्धि है। क्या है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। मतलब क्या आप सोच सकते हैं? हाँ सोच सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप टीचर है। कैसे पढ़ाते हो आप? कि भैया ये तो एक कला है। डांस आता है आपको? हाँ आता है। सामने वाले से पूछेंगे कैसे कर लेते हो डांस? ये भी एक कला है। ये जो वकील के पास गए, वकील से कहा क्या आप केस जीत जाओगे? हाँ जीत जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये हमारे अंदर कला है। तो जो व्यक्ति, तो ये जो हमारा अमूर्त बुद्धि है उसकी बात करें, इसका शब्द आमोद, तार्किक, चिंतन और कल्पनाशीलता से होता है। मतलब व्यक्ति को आप सोच सकते हो, तर्क कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। यदि आपके अंदर ऐसी योग्यता है तो इसका मतलब आपके अंदर क्या? अमूर्त बुद्धि है। क्या है? आपके अंदर अमूर्त बुद्धि है। मतलब आप सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो, तर्क कर सकते हो। तो आपके अंदर अमूर्त बुद्धि है। कई लोग तो इसी से कमा के खा रहे हैं। जैसे हमारे दार्शनिक होते हैं, वकील होते हैं, ये इसी तरह से कमा के खा रहे हैं। फिर आता है दूसरा मूर्त बुद्धि या ठोस बुद्धि।
जिसके लिए आता है कि जैसे आप कंप्यूटर चलाना आता है, हाँ आता है। कैसे चलाना आता है? क्योंकि हमने हमारे अंदर क्या है, ये मूर्त बुद्धि या ठोस बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि है, क्योंकि हमें चीज़ें याद है। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें याद कितना है और हमारी प्रैक्टिस कितनी है। तो हमारी मूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि में मायने रखता है चीज़ें हमें कितनी याद है और हमने उन चीज़ों को कितना प्रैक्टिस किया है। तो इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें चलानी आती है और याद होगा तभी वो चीज़ों को आप कर पाओगे। कौन सा बटन दबाना है, जब आपको याद ही नहीं है तो बटन दबाओगे कैसे? तो इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से, और ये मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। व्यक्ति क्या करता है? ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। जैसे हमारे इंजीनियर और व्यापारी होते हैं, उनके लिए ये चीज़ काम में आती है। फिर आती तीसरी, हमारी तीसरी बुद्धि कौन सी है? हमारी सामाजिक बुद्धि, जिसे कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, मानव संबंधों में बुद्धिमानी से व्यवहार करना, ये सारी यदि योग्यता है तब उसे सामाजिक बुद्धि मानी जाती है। कि आप सामने यदि पुरुष है तो पुरुष से कैसा व्यवहार करेंगे, महिला है तो महिला से कैसे व्यवहार करेंगे, आप उनको समझो। फिर उनको प्रबंधित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आप मैं किसी महिला से बात नहीं करता, यदि आपकी ये सोच है और सामने आपको कंट्रोल करने का काम भी महिला को दिया जाए, तो इसका मतलब क्या, आप क्या नौकरी थोड़ी सी छोड़ देंगे? नहीं नहीं, आपके अंदर सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए कि पुरुष से कैसे बात करनी है और महिला से कैसे बात करनी है, और मानव संबंधों में बुद्धिमानी से व्यवहार करना, या मानव संबंधों में बुद्धिमानी से व्यवहार करना इसके अंदर गिना जाता है। तो देखिए, हम थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि वो बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा होता है मूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि जिसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, और तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि मतलब सोशल इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक की बुद्धि के 3 प्रकार है। फिर आता है 2 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है कि यह बहुत प्रवीण है और यह बहुत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। तो कोई व्यक्ति प्रवीण होता है, एक कोई व्यक्ति प्रतिभावान होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? पहली आती है हमारी प्रतिभा। पहला आता है क्या? प्रतिभा। दूसरा आता है प्रवीणता। प्रतिभा की बात करें तो प्रतिभा हमेशा कैसी होती है? जन्मजात होती है। व्यक्ति के अंदर प्रतिभा कैसी होती है? जन्मजात होती है। लेकिन प्रवीणता ग्रहण की जाती है, अर्थात हम प्रवीण कैसे हैं? जैसे हम मोटरसाइकिल चलाने में, कार चलाने में, साइकिल चलाने में, कंप्यूटर चलाने में, हमने इस चीज़ को इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि हम इस चीज़ में क्या प्रवीण हो गए हैं, एक्सपर्ट बन गए हैं। लेकिन ये जन्मजात हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हम सीख भी सकते हैं। प्रतिभा किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। प्रतिभा क्या? किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा क्रिकेट से है, साइना नेहवाल की प्रतिभा किससे है? बैडमिंटन से है। तो हमारे सुंदर सिंह गुर्जर की प्रतिभा किससे? भाला फेंक से। तो हमारी अवनी लेखरा है, तो अवनी लेखरा की प्रतिभा किससे? शूटिंग से। तो किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा क्या किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, लेकिन प्रवीणता क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र से हो सकती है। क्या? प्रवीणता किसी विशिष्ट क्षेत्र से ही होती है। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आप उस चीज़ के प्रवीण हो जाते हैं। अब आती है हमारी कौन सी? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में बातचीत करते हैं आज। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह सिद्धांत ना हमारे दाना जोहर और इयान मार्शल ने दिया था। किसने? दाना जोहर और इयान मार्शल ने दिया था। हमारे आध्यात्मिक बुद्धि का सिद्धांत मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत दिया किसने? दाना जोहर और इयान मार्शल। पुस्तक थी इनकी कौन सी? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। क्या? द अल्टीमेट इंटेलिजेंस की बात करें, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, एक पुस्तक है दाना जोहर और इयान मार्शल की। तो उसमें उन्होंने आध्यात्मिक बुद्धि या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का दिया। इसका अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा स्वयं को समझने, सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखने तथा मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होने से। इसका अभिप्राय क्या है? व्यक्ति के द्वारा स्वयं को समझने, सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखने तथा मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होने से आध्यात्मिक बुद्धि। और आध्यात्मिक बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य निष्पादन में मानवता को सबसे ऊपर रखता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक बुद्धि है तो आध्यात्मिक बुद्धि क्या करता है? क्या करती है? व्यक्ति को ऐसी समझ देती है कि जब भी वो अपने सारे कार्य करेगी तो हर कार्य में वो मानवता को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक कार्य में क्या करते हैं? मानवता को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब आध्यात्मिक बुद्धि होनी चाहिए। और आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब स्वयं को समझो। व्यक्ति क्या करे? स्वयं को समझे
और सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखने, क्या सामाजिक रूप से क्या सार्थक उद्देश्य रखे और मानवीय मूल्यों के प्रति क्या करे, प्रतिबद्धता रखे, तभी वह मानवता को ऊपर रख पाएगा। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि आध्यात्मिक बुद्धि होती है तो इससे समाज को क्या फायदा होता है, व्यक्ति को क्या फायदा होता है, तो उसके बारे में देखिए। मतलब आध्यात्मिक बुद्धि का क्या महत्व है, क्या आध्यात्मिक बुद्धि का क्या महत्व है, इसके बारे में देखते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि की बात करें हम, तो आध्यात्मिक बुद्धि की बात करें तो मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होता है। आध्यात्मिक बुद्धि से क्या होता है, मानवतावादी दृष्टिकोण होता है, उसका विकास होता है। आध्यात्मिक बुद्धि से क्या होता है, मानवतावादी जो क्या होता है, मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रकृति और इसके घटकों का सम्मान किया जाता है। यदि व्यक्ति के अंदर ये वाली बुद्धि है, कौन सी, आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो व्यक्ति क्या करता है, प्रकृति और उसके घटकों का सम्मान करता है। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या है, कभी गलत काम नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसे क्या होता है, सही गलत के बारे में पता चल जाता है। उसी के अंदर क्या करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे के भाव को आसानी से समझ लेता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मानवता के गुण आ जाते हैं, तो दूसरे के भाव को समझ लेता है, तो उसके अंदर क्या करुणा के भाव भी आते हैं। विविधता का आदर करना और संरक्षण करना, उसके अंदर क्या रहता है, विविधता का आदर करना और संरक्षण करना उसका भाव रहता है। और सामाजिक जो संस्कृति है उस पर बल देता है। सामाजिक संस्कृति का मतलब विभिन्न प्रकार के जो धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो कभी भी वो इस चीज़ को अलग तरीके से नहीं देखता, बल्कि सौहार्द के तरीके से देखता है कि जितना विभिन्नता हो उतना ही बढ़िया है। तो हमारी ये कौन सी बुद्धि है, ये हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है। तो आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में हमने देखा। तो अगला व्यक्तित्व आएगा, लेकिन व्यक्तित्व हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं, तो यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारी सीरीज चल रही है बिहेवियर की सीरीज को हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।